देखें, हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे टैक्सोनॉमी ऑफ प्रोकैरियोट्स, सही है ना? हम टैक्सोनॉमी ऑफ प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे थे। तो टैक्सोनॉमी ऑफ प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको मैंने एक बात बताई थी, द टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट्स हैव बीन कंटीन्यूअसली चेंज्ड सिंस देयर डिस्कवरी। यानी जब से हमने प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया और ये दूसरे किस्म के प्रोकैरियोट डिस्कवर हुए हैं, तब से उनकी टैक्सोनॉमी कंटीन्यूअसली जो है वो क्या होती है, उसको चेंज है, मतलब उनकी क्लासिफिकेशन में कोई ना कोई चेंज आता रहता है। तो बात अगर हम करें तो कहते हैं देयर आर टू देयर आर टू सेपरेट सिस्टम देयर आर देयर आर टू सेपरेट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर फॉलोड इन विच प्रोकैरियोट्स आर अकोमोडेटेड इन डिफरेंट वेज। यानी प्रोकैरियोट जो हैं, इनकी जो क्लासिफिकेशन है, इसके लिए दो डिफरेंट सिस्टम को जो है वो क्या किया जा रहा है, फॉलो किया जाता है। दो किस्म के दो सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है इनकी क्लासिफिकेशन के लिए। अब वो दो सिस्टम कौन से हैं? एक सिस्टम जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, वो पहला सिस्टम ये था, और वो क्या है? टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एज किंगडम मोनेरा। एक एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम वो है जिसमें हमने जो प्रोकैरियोट्स हैं, उनको जो है वो किसमें रखा? उनको रखा किंगडम मोनेरा में। उनको किसमें रख दिया? किंगडम मोनेरा में। और इस वाले सिस्टम को हमने लास्ट टाइम कल जो है वो डिस्कस किया था। और दूसरा सिस्टम जिसको मुझे अभी डिस्कस करना है वो है टैक्सोनॉमिक पोजीशन वो है टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एज डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन आर्किया। इसको आज हमने डिस्कस करना है। लेकिन थोड़ा सा मैं पहले इसके बारे में आपको बता दूं, कल जो हमने डिस्कस किया था, ये पहला वाला जो सिस्टम था, टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एज किंगडम मोनेरा। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो है वो एक जो ट्रेडिशनल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, जिसको हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू किंगडम्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितनी किंगडम में डिवाइड किया गया? दे वर डिवाइडेड इनटू टू किंगडम। एक प्लांट किंगडम थी और दूसरी कौन सी किंगडम थी? दूसरी थी एनिमल किंगडम। वन इज प्लांट किंगडम एंड अदर वन इज एनिमल किंगडम। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफ थे, जिनके पास सेल वॉल थी, उनको प्लांट किंगडम में रख दिया। जो हेटेरोट्रॉफ थे, मोटाइल थे, सेल वॉल नहीं थी, उनको किस में रख दिया? एनिमल किंगडम में। और इस सिस्टम के मुताबिक बैक्टीरिया को भी किस में रख दिया? बैक्टीरिया को भी प्लांट किंगडम के अंदर रख दिया। दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ बैक्टीरिया को भी, या प्रोकैरियोट्स को किस में रख दिया? प्रोकैरियोट्स को प्लांट किंगडम के अंदर रख दिया। फिर मैंने आपको क्या बताया कि प्रोकैरियोट्स जो थे, उन्होंने कहा इट इज नॉट फेयर, हमारे पास सेल वॉल है और हमें प्लांट किंगडम में रख दिया, लेकिन हम प्लांट तो नहीं है। हमारी तो क्या कहना चाहिए, सेल ही बिल्कुल प्लांट से डिफरेंट है। हमारे पास तो क्लोरोफिल ए भी नहीं है जो प्लांट के पास होता है। तो हमें तो प्लांट किंगडम के अंदर रखना जो है वो फेयर नहीं होगा। तो फिर क्या हुआ? एक साइंटिस्ट आता है, जॉन हॉग, और जॉन हॉग ने क्या किया? प्लांट किंगडम से प्रोकैरियोट्स को निकाला और प्रोकैरियोट्स को प्लांट किंगडम से निकालकर उसकी एक अपनी किंगडम बना दी और उसको नाम दे दिया किंगडम प्रोटिस्टा। और सिर्फ बैक्टीरिया को ही नहीं, प्रोकैरियोट्स को नहीं, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, उनको प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम से निकाला और निकालकर उसको किस में रख दिया? उसको रख दिया किंगडम प्रोटिस्टा में। उसको किस में रख दिया? किंगडम प्रोटिस्टा में। लेकिन अभी भी बैक्टीरिया सेटिस्फाई नहीं थे। वो उन्होंने कहा कि किंगडम प्रोटिस्टा में हमें इस वजह से रख दिया गया कि हम यूनिसेलुलर हैं, तो हमें अमेबा, यूग्लिना, पैरामेशियम के साथ रख दिया गया। वो भी यूनिसेलुलर हैं और हम भी यूनिसेलुलर हैं, लेकिन हम में और उनमें फर्क है। हमारे पास जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है और इनके पास कौन सा है? यूकैरियोटिक सेल। तो उन्होंने कहा स्टिल इट इज नॉट फेयर, ये भी फेयर नहीं है, हमें जो है वो इस किंगडम के साथ रखना। फिर क्या हुआ? फिर एक और साइंटिस्ट आता है, अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया? किंगडम प्रोटिस्टा के दो ग्रुप बना दिए। एक ग्रुप तो प्रोटिस्टा ही था और उसके साथ एक दूसरा ग्रुप था, जिसको उसने एक और ग्रुप इसके साथ जो है वो बना दिया अर्नेस्ट हैकेल ने, और इस ग्रुप को क्या नाम दे दिया? मोनेरा। यानी यहाँ पर अभी इसकी सेपरेट किंगडम नहीं बनाई, एक सेपरेट जो है वो ग्रुप बना दिया। जैसे एक मुल्क के अंदर, एक कंट्री के अंदर आप एक सूबा बना दो, तो एक प्रोविंस बना दो, एक कंट्री में एक प्रोविंस बना दो, तो ये एक प्रोविंस बना दिया उसने।
और इसमें इस ग्रुप में किसको रख दिया, इस ग्रुप के अंदर प्रोकैरियोट्स को रख दिया मोनेरा में। अच्छा, अभी भी प्रॉब्लम था कि अभी भी वो इस ग्रुप के साथ, इनके साथ अटैच होके नहीं रहना चाहते थे। प्रोकैरियोट्स चाहते थे कि उनको अपनी एक अलग से किंगडम मिल जाए। तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट आता है, हर्बर्ट कॉपलैंड, और उसने क्या किया, इनको बकायदा एक किंगडम दे दी। इनको बकायदा एक किंगडम दे दी प्रोकैरियोट्स को, और इस किंगडम का नाम रख दिया मोनेरा। किंगडम का नाम क्या रख दिया, मोनेरा। फिर क्या हुआ, जब इनको किंगडम मिली तो मैंने आपको बताया था अभी कितनी किंगडम हो गई, अभी हो गई टोटल 4 किंगडम। एक किंगडम प्लांटी, एक किंगडम एनिमेलिया, एक किंगडम प्रोटिस्टा, और एक किंगडम कौन सी हो गई, मोनेरा। मैंने आपको कहा कि फिर जो है वो फंगस ने भी कहा, जो यहाँ प्लांट किंगडम के साथ अटैच किया हुआ था, उसने कहा मेरे पास भी सेल वॉल है, तो मुझे तुमने प्लांट किंगडम में रख दिया, लेकिन मैं ऑटोट्रॉफ तो नहीं हूं, मैं तो हेट्रोट्रॉफ हूं, तो मुझे भी इधर से निकालो। फिर क्या किया, फंगस को भी इधर से निकाल कर उसकी भी एक अलग किंगडम बना दी, और उसको नाम दिया किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंगस की भी एक अलग किंगडम बन गई। तो ये टोटल कितनी किंगडम हो गई, टोटल हो गई 5 किंगडम। तो इस 5 किंगडम सिस्टम के मुताबिक प्रोकैरियोट्स को किस में रख दिया गया, प्रोकैरियोट्स को किंगडम मोनेरा में रख दिया गया। और ये पूरी की पूरी जो 5 किंगडम्स को इंट्रोड्यूस कराया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की 5 किंगडम होनी चाहिए, ये जो इंट्रोड्यूस कराया था, ये कौन से साइंटिस्ट ने कराया, रॉबर्ट वेटेकर ने। हाँ, हमें ये तो पता है कि प्रोटिस्टा किंगडम जो है वो जो है अर्नेस्ट हैकेल ने बनाई, और उसके अलावा जो है वो सॉरी जॉन हॉग ने जो है वो प्रोटिस्टा किंगडम बनाई, और उसके अलावा जो है वो किंगडम मोनेरा कॉपलैंड में बनाई। लेकिन इन किंगडम को 5 किंगडम्स का इनको सबको स्टेटस देने का जो काम किया, या 5 किंगडम्स को जो इंट्रोड्यूस कराया, वो किसने अलहदा से, इस 5 किंगडम सिस्टम को जो इंट्रोड्यूस कराया, वो रॉबर्ट वेटेकर ने कराया। तो इसी वजह से हम कहते हैं 5 किंगडम सिस्टम प्रोपोज बाय रॉबर्ट वेटेकर, यानी प्रॉपर तरीके से ये 5 किंगडम सिस्टम को जो प्रपोज किया, वो रॉबर्ट वेटेकर ने किया। रॉबर्ट वेटेकर की क्लासिफिकेशन के बाद 5 किंगडम सिस्टम में मजीद जो चेंज लेकर आए, वो लेकर आए मॉर्गुलस और शिवार्ट्स। मॉर्गुलस और शिवार्ट्स ने सिर्फ इतना सा काम किया था कि रॉबर्ट वेटेकर ने क्या किया था, एलजी जो होती है, जो यूनिसेलुलर एलजी थी, यूनिसेलुलर एलजी को, आपको पता है काई को हम कहते हैं एलजी, यूनिसेलुलर एलजी को रख दिया था किंगडम प्रोटिस्टा में, और मल्टी सेलुलर एलजी को रख दिया था किंगडम सॉरी मल्टी सेलुलर एलजी को रख दिया था किंगडम प्लांटी में। लेकिन इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक आपस में बहुत ज्यादा मिलते जुलते थे। इन दोनों को दो अलग किंगडम में रखना मुनासिब नहीं था, इनको एक ही किंगडम में होना चाहिए था। बस रॉबर्ट मॉर्गुलस और शिवार्ट्स ने इतना किया था कि मल्टी सेलुलर एलजी को किंगडम प्लांटी से निकाल कर किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया था, और किंगडम प्रोटिस्टा को नाम दे दिया प्रोटोटिस्टा। तो ये हो गया, ये हमने पहले वाले सिस्टम की बात कर ली, ये पहले वाली टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एज किंगडम मोनेरा, यानी सबसे पहले जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, उसने उसमें हमने जो प्रोकैरियोट्स हैं, उनको कौन सी किंगडम में रख दिया, उनको हमने रखा है किंगडम मोनेरा में। अगर मैं इसकी एक समझाने के लिए आपको एक मिसाल दूं, तो मैं ऐसे भी एक मिसाल आपको दे सकता हूं, जैसे हमारा जो था सब कॉन्टिनेंट इंडिया, ग्रेट इंडिया जिसको हम कहते थे, पहले इंडिया, पहले सब कॉन्टिनेंट ये एक ही था ना, इंडिया और पाकिस्तान पहले क्या थे, एक ही थे ये सब, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा कि हम तो मुस्लिम्स हैं, हमारा रिलीजन डिफरेंट है, तो हमें एक अलहदा मुल्क दिया जाए। तो आपके यहाँ पर 2 मुल्क हो गए, एक इंडिया हो गया और एक हो गया पाकिस्तान। सही है, 2 कंट्री हो गए ना, इंडिया और पाकिस्तानी डिवाइड हो गए। किसकी बेस पे हमने ये जो पाकिस्तान लिया था, किसकी बेस पे लिया, हमने रिलीजन की बेस पे लिया। हमने कहा हमारा रिलीजन डिफरेंट है, तुम्हारा रिलीजन डिफरेंट है। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे साथ जो है वो बांग्लादेश जब अटैच था, तो बांग्लादेश के जो लोग थे, उन्होंने कहा हमारा तो कल्चर ही आपसे डिफरेंट है, आप लोग इंडस सिविलाइजेशन हो, हम लोग ब्रह्मपुत्रा सिविलाइजेशन है, हमारा और आपका कल्चर डिफरेंट। तो क्या हुआ, तो बांग्लादेश अलहदा हो गया 1971 में। 1947 में इंडिया ब्रेकडाउन हुआ, और उसके बाद 1971 में बांग्लादेश। तो आप देखें एक ही के 3 कंट्री बन गए। मतलब समझा रहा हूँ कैसे किंगडम। अभी इंडिया के अंदर मजीद कुछ चल रही है बगावतें, जैसे सिख कह रहे हैं कि हमें एक अलहदा कंट्री दे दो, तो ऐसे हो सकता है ये भी मजीद डिवाइड हो।
तो उसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी फर्दर किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया जाता रहा। आई होप यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। पहला जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, जिसमें हमने बैक्टीरिया को किसमें रखा, बैक्टीरिया को हमने रख दिया किंगडम प्रोकैरियोट्स को, सॉरी प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया के अलावा भी प्रोकैरियोट्स में बहुत आए और दूसरे ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, तो प्रोकैरियोट्स को हमने किंगडम मोनेरा में रख दिया, 5 किंगडम में। और इस 5 किंगडम सिस्टम के मुताबिक आपको पता है कि वायरस को तो हमने किसी किंगडम में नहीं रखा, क्योंकि वायरस की सेलुलर स्ट्रक्चर ही नहीं है, और ये 5 किंगडम सिस्टम सेलुलर स्ट्रक्चर की बेस पे की गई है। जब तक कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है तो वायरस की कोई किंगडम नहीं है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से वायरस ने हमें ज्यादा तंग किया हुआ है, क्योंकि उसको अभी तक हमने कोई किंगडम ही नहीं दी। जस्ट ऐसे मजाक में कह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि उसका सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है तो इस वजह से अभी तक हमने उसकी कोई किंगडम नहीं बनाई। हो सकता है इन फ्यूचर कोई ऐसी किंगडम आ जाए। चलें, पहली वाली बात हो गई थी। अब दूसरी बात कर लें कि टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एट डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन आर्किया। मतलब ये जो है, अब ये दूसरा सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। पहला सिस्टम मैंने आपको बता दिया ये। अब प्रोकैरियोट्स के लिए एक दूसरा सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कराया गया, ये टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एज डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन आर्किया। अब देखो, मैंने आपको पहले क्या बताया था कि ये 5 किंगडम हो गए, किंगडम प्लांटी, सॉरी किंगडम मोनेरा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। सही है, मोनेरा हो गई, इसके अलावा प्रोटिस्टा हो गई, फंजाई हो गई, प्लांटी हो गई, एनिमेलिया हो गई। और मैंने आपको कहा था अपनी अपनी किंगडम के अंदर तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म वर वेरी हैप्पी। अपनी अपनी किंगडम में तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या थे, हैप्पी थे, खुश हैं सब अपनी अपनी किंगडम में। मोनेरा में भी कुछ अरसे तक तो ये खुश रहे, लेकिन फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ किसके अंदर, फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ किंगडम मोनेरा में कि द मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा आर नॉट हैप्पी, स्टिल दे आर नॉट हैप्पी, अभी भी ये हैप्पी नहीं है, अभी भी इनको प्रॉब्लम है। और इनको प्रॉब्लम क्या था, अब दोबारा इनके साथ क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, इन्होंने कहा कि पहले क्या होता था कि दो किस्म के ऑर्गन, एक बैक्टीरिया और दूसरा जो था वो था आर्किया। तो बैक्टीरिया और जो आर्किया थे, इनको आर्की जो थे, इनको जो है वो एक ही तस्वुर किया जाता था, और आर्किया को आर्कियोबैक्टीरिया कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था, आर्कियोबैक्टीरिया। लेकिन बैक्टीरिया ने कहा कि ये आर्कियोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स तो हैं, चलो मान लेते हैं कि ये प्रोकैरियोट्स हैं, इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन फिर अगर आप इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देखो आर्किया की, इनकी सेल वॉल देखो, तो हमारी सेल वॉल से इनकी सेल वॉल डिफरेंट है। इनके अगर आप डीएनए का सीक्वेंस देखो तो हमारे डीएनए के सीक्वेंस से इनका डीएनए का सीक्वेंस डिफरेंट है। अगर आप इनके प्रोटीन के सीक्वेंस देखो तो वो भी डिफरेंट है, और इनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक यूकेरियोट से भी मिलते हैं, कुछ कुछ मिलते हैं। तो ये भी फेयर नहीं है कि आप इसको जो है आर्किया के साथ बैक्टीरिया का नाम यूज करो। तो अब ये जो बैक्टीरिया थे, ये आर्किया को भी अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं थे अपनी किंगडम में। समझ आई ना बात। अभी इनके साथ फिर प्रॉब्लम हुआ, वो कहते हैं आर्किया को, साइनोबैक्टीरिया को तो इन्होंने कहा हम अपने साथ रख लेंगे, साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल और बहुत सारी चीजें हमसे मिलती हैं, लेकिन ये आर्किया जो है ये मॉलिक्यूलर लेवल पर हमसे डिफरेंट है। हाँ, न्यूक्लियस की बेस पर आप कहोगे कि हमसे सिमिलर हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूलर बेसिस पर हमसे डिफरेंट है। अब फिर एक जो है वो नई सिचुएशन, नया चैलेंज साइंटिस्ट के सामने आ गया कि अब क्या करें। अब मजीद किंगडम तो नहीं बना सकते कि आर्किया को अलहदा किंगडम दे दें और इसको अलहदा किंगडम दें। अब क्या करें। तो देखो साइंटिस्ट ने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला, उन्होंने इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि अब एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कराते हैं। किंगडम से भी बड़ी बात करते हैं, किंगडम तो छोटी, किंगडम से भी एक लेवल बड़ा ले लेते हैं। और किंगडम से एक लेवल जो बड़ा ले लेते हैं, तो किंगडम से एक बड़ा लेवल होता है डोमेन। जैसे आप कहते हो मुल्क, मुल्क से भी बड़ा आप कह लो एक सल्तनत, तो ये क्या है, ये उन्होंने बना दिया डोमेन। और 3 किस्म के डोमेन बना दिए। एक बना दिया डोमेन आर्किया, एक डोमेन कौन सा हो गया, एक डोमेन हो गया आर्किया, एक डोमेन जो है वो बना दिया बैक्टीरिया, और एक डोमेन जो बना दिया वो बना दिया यूकेरिया। तो कितने डोमेन हो गए, 3, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। यूकेरिया में कौन कौन आ गए,
यूकेरिया में प्रोटिस्टा आ गए, यूकेरिया में फंजाई आ गए, यूकेरिया में प्लांट्स आ गए, यूकेरिया में एनिमल्स आ गए। तो ये अब इसको ये मतलब अगर आप कहें ना कि डोमेन, डोमेन क्या है, तो डोमेन को ऐसे कह सकते हैं अबोव द किंगडम लेवल। ये किंगडम लेवल से भी ऊपर है, अबोव द किंगडम लेवल। ये किंगडम लेवल से भी एक ऊपर लेवल है। ये देखो ना, प्लांट किंगडम, फंजाई, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इन सबको एक ही डोमेन में रखेंगे और वो डोमेन क्या है, यूकेरिया। ये क्या है, ये एक डोमेन है। तो इसका मतलब किंगडम से भी ऊपर वाला लेवल है ना, अब वो द किंगडम लेवल ये डोमेन होता है। बाकी इनके जो है वो अभी तक इनकी कोई किंगडम तो नहीं, अभी ये डोमेन में ही है। इनके फर्दर अंदर जो है वो ग्रुप है। यहां तक क्या मेरी बात आपको समझ में आई? आप मुझे मैसेज करके बताओगे, चैट पर मैसेज करके बताओगे कि यहां तक बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद मैं आगे चलूंगा। ये दूसरा वाला सिस्टम है, सही है ना, दूसरा सिस्टम, ये दूसरा क्लासिफिकेशन का सिस्टम है जिसमें हमने बैक्टीरिया को जो है वो किस में रखा है, डोमेन। ये डोमेन सिस्टम है, वो किंगडम सिस्टम था और ये सिस्टम कौन सा है, ये डोमेन सिस्टम था। मरियम अली कह रही हैं यस सर, फौजिया कह रही हैं यस सर, और अक्सा कह रही हैं यस सर। चलें सही, और काशा भी कह रहे हैं ये फौजिया हो गई। चलें सही, चलें सही। अब चलो, यहाँ तक बात हो गई। अब एक और बात कर लेते हैं। मैंने भी आपको ये कहा कि ये जो हैं, ये जो 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अभी तक जो हमने बात कर ली, एक मिनट में अभी दोबारा स्टार्ट करता हूँ। अच्छा देखो, ये अभी मैंने बात कर ली यहाँ तक। अब आप देखो, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, यहाँ तक मैंने बात कर ली, 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन के बता दिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है फाइलोजेनेटिक पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट्स। फाइलोजेनेटिक पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स आपको पता है क्या होते हैं। अब यहाँ पर जो आपको टर्म समझनी है, फाइलोजेनेटिक पोजीशन, फाइलोजेनी समझनी है कि फाइलोजेनी क्या होती है। सबसे पहले तो ये देखें कि इस फाइलोजेनी होता क्या है, फाइलोजेनी किसको कह रहे हैं। फाइलोजेनी इज बेसिकली evolutionary relatedness among various group of organism. Evolutionary relatedness या evolutionary relation among various group of organism। देखो फाइलोजेनी में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। मिसाल के तौर पे देखो, हम कहते हैं कि जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल से बर्ड्स और मैमल्स इवोल्व हुए हैं। बर्ड्स और मैमल्स किससे इवोल्व हुए हैं, रेप्टाइल से। ये अब एवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है, ये जो बात कर रहे हैं कि रेप्टाइल से मैमल्स और बर्ड इवोल्व हुए हैं, तो ये क्या है, इस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फाइलोजेनी। या मैमल्स के आपस में, मैमल्स जो होते हैं उनके आपस में क्या है, किस तरीके की जो है वो एवोल्यूशन, किस मैमल की एवोल्यूशन किस टाइम में हुई, किस बर्ड की एवोल्यूशन किस टाइम में हुई, उनका आपस में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फाइलोजेनी। अच्छा अब इधर देखो,
मिसाल के तौर पे एक तो फाइलोजेनी का सिस्टम ये होता है कि हम देखते हैं जैसे बंदर और इंसान आपस में थोड़े मिलते-जुलते हैं। तो हमने कह दिया कि इनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है आपस में। ये हमने किसकी बेस पे बात कर ली? मॉर्फोलॉजी की बेस पे। लेकिन आपको पता है कि अब जो हम फाइलोजेनी रिलेशनशिप बनाते हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल पर नहीं बनाते। सॉरी, हम मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर नहीं बनाते। हम किस लेवल पर बात करते हैं? अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर। हम किस लेवल पर बात करते हैं? मॉलिक्यूलर लेवल पर। मतलब मॉलिक्यूलर लेवल क्या होते हैं? जैसे ये रेप्टाइल्स है ना, हम क्यों कह रहे हैं कि मैमल और बर्ड्स रेप्टाइल से इवोल्व हुए हैं? तो कुछ जीन कुछ ऐसे जीन या कुछ जीन का सीक्वेंस जो है वो मैमल्स में भी मौजूद है और बर्ड्स में भी मौजूद है, और वही सीक्वेंस जो है वो किसमें है? रेप्टाइल्स के अंदर भी है। और रेप्टाइल्स के अंदर वो स्टार्ट वाला सीक्वेंस है और इनमें बाद वाला सीक्वेंस है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो जीन का या जो डीएनए का या न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस आया है बर्ड्स और मैमल में, ये किससे आया है? ये आया है रेप्टाइल से। तो अब क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर लेवल है, यानी फाइलोजेनी एट मॉलिक्यूलर लेवल, जब आप मॉलिक्यूलर लेवल पर फाइलोजेनी देखते हो तो उसमें आप किस किस चीज को देखते हो? आप डीएनए सीक्वेंस देखते हो। अगर मैं कहता हूं कि ह्यूमन और एप्स जो हैं वो बंदर से इवोल्व हुए हैं, से फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, तो मैं डीएनए का सीक्वेंस देखूंगा कि क्या एप्स और ह्यूमन के डीएनए के सीक्वेंस में कोई रिजेम्बलेंस है, या उनके प्रोटीन के सीक्वेंस में कोई रिजेम्बलेंस है, या उनके आरएनए के सीक्वेंस में कोई रिजेंबल है, जिससे मुझे पता लगेगा कि इनकी एवोल्यूशन क्या हुई है? एक साथ हुई है। तो आजकल जो है हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं या हम एवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप बनाते हैं उसमें मॉलिक्यूलर लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्या करता है? रोल प्ले करता है। देख, तो अब इधर देखें कि अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड इन द स्टडी ऑफ फाइलोजेनी, अब ये तो मैंने आपको जनरली फाइलोजेनी की बात की। अब अगर मैं बात करूं फाइलोजेनी ऑफ बैक्टीरिया, यानी अब हम एवोल्यूशनरी रिलेशन की बात करेंगे, बैक्टीरिया की फाइलोजेनी की बात करेंगे। फाइलोजेनी ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखें। किसका? बैक्टीरिया का। तो कहता है अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड इन द स्टडी ऑफ फाइलोजेनी ऑफ बैक्टीरिया वाज द रिकॉग्निशन इन 1977 that archaea has a separate line of evolutionary descendant from bacteria। यानी 1977 में ये बात पता लगी। पहले हम ये समझते थे कि सबसे पहले जो है वो क्या है? आर्किया है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम ऐसे बनाते थे, पहले आर्किया, आर्किया से कौन इवोल्व हुए? बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से फिर कौन इवोल्व हुए? यूकेरियोट्स। यानी ये तीन जो डोमेन है, पहले डोमेन आर्कियाई, फिर बैक्टीरिया, फिर यूकेरियोटा। यानी 1977 से पहले ये समझा जाता था कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इनका ये है। मतलब मैं अगर एवोल्यूशनरी ट्री बनाऊं, एवोल्यूशनरी ट्री ऐसे बनाते हैं ना, फाइलेटिक लीनिएज आपने पढ़ा होगा, पहले आर्किया, फिर बैक्टीरिया और उसके बाद यूकेरियोटा, जिसमें प्लांट आ जाएंगे, फंजाई आ जाएंगे और एनिमल आएंगे। लेकिन 1977 में के बाद ये बात पता लगी कि ये ऐसा नहीं है कि आर्किया से बैक्टीरिया इवोल्व हुए हैं, ऐसा नहीं है। जब इनकी हमने मॉलिक्यूलर लेवल पर इनकी फाइलोजेनी को देखा तो हमें पता लगी ये बात कि नॉर क्या हुआ कि बेसिकली जो है ये अ, एक कॉमन एंसिस्टर थे, और उनसे जो है ये अलग-अलग बने, आर्किया अलग बने हैं और बैक्टीरिया की एवोल्यूशन एक कॉमन एंसेस्टर से हुई है। मतलब ये बात नहीं है कि आर्किया से बैक्टीरिया बने, ऐसा नहीं है। एक कॉमन कोई एंसेस्टर था, एक कॉमन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, जिससे इवोल्व हुआ है आर्किया और जिससे इवोल्व हुआ है क्या चीज? बैक्टीरिया। तो यहां तक मैंने आपको बात बताई। उसके बाद कहता है दिस न्यू फाइलोजेनिक टैक्सोनॉमी वाज बेस्ड ऑन द डिस्कवरी दैट जीन encoding ribosomal RNA are ancient and distributed over all lineage of life with little or no gene transfer. Therefore, RNA are commonly recommended as molecular clock। यानी कहता है कि ऐसा नहीं है कि आर्किया से कोई जीन ट्रांसफर हुए हैं बैक्टीरिया में, आर्किया से कोई जीन बैक्टीरिया में ट्रांसफर नहीं हुए, बल्कि एक कॉमन एंसेस्टर था जिससे दोनों के अंदर ये जीन जो है वो क्या हुए हैं? ट्रांसफर हुए हैं। और ये हमने जो स्टडी की वो किसकी बेस पर? ये स्टडी जो थी वो राइबोसोमल आरएनए के बेस पर थी। इस वजह से हम राइबोसोमल आरएनए को क्या कहते हैं? इसको हम मॉलिक्यूलर क्लॉक कहते हैं। मॉलिक्यूलर क्लॉक, यानी ये हमें एवोल्यूशन के बारे में बताता है ना। मॉलिक्यूलर क्लॉक हो गया तो एवोल्यूशन के बारे में।
फॉर रिकंस्ट्रक्शन फाइलोजेनी, यानी फाइलोजेनी को रिकंस्ट्रक्ट में, एवोल्यूशन को रिकंस्ट्रक्ट करने में ये राइबोसोमल आरएनए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए का आपको पता है कि ये डीएनए से जो मैसेज प्रोटीन बनाते हैं, बेसिकली राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं, उनकी सीक्वेंस को देखकर जो है वो एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो बनाया जाता है। और उसकी बेस पर जो है वो फाइलोजेनी की बेस पर प्रोकैरियोट्स को 2 एवोल्यूशनरी डोमेन में डिवाइड किया गया। एक तो बेसिकली डोमेन सिस्टम के अंदर एक यूबैक्टीरिया और एक आर्किया। ये यूबैक्टीरिया और ये क्या हो गया, ये आर्किया। और इसके अलावा तीसरा जो था वो क्या थे, वो थे यूकेरोट। अब मैं अब आपको इधर एक थोड़ी सी चीज दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक बुक में जो है फाइलोजेनी बनी हुई है। अब आप देखो, ये है बैक्टीरिया और ये है आर्किया। ये देखो, ये इसको हम कहते हैं एवोल्यूशनरी ट्री। ये क्या है, ये एवोल्यूशनरी ट्री है। अब देखो, कॉमन एंसेस्टर से बने हैं ये दोनों यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ये कोई कॉमन एंसेस्टर है, ये कॉमन एंसेस्टर ये जगह से, यहाँ से जो इवोल्व हुए हैं आर्किया भी, और यहाँ से इवोल्व हुए हैं क्या, बैक्टीरिया भी इवोल्व हुए हैं, और ये क्या है, ये आर्किया भी इवोल्व हुए। तो ये हमने डोमेन बना दिया बैक्टीरिया, और ये डोमेन क्या बना दिया, आर्किया। ये डोमेन बैक्टीरिया और ये डोमेन क्या हो गया, आर्किया। अब बैक्टीरिया में ये सब आ जाते हैं, ये जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, ये सब इसमें आ जाएंगे। आर्किया के अंदर ये मिथोनोबैक्टीरिया हो गए, हेलोफिल्स हो गए, ये सारे इसमें आ जाएंगे। और उसके बाद आप देखो, ये आर्किया से ही इवोल्व हुए हैं। फिर क्या, आर्किया से आगे एवोल्यूशनरी जो लाइनेज जा रही है वो किसकी तरफ जा रही है, वो जा रही है यूकेरियोटा की तरफ। यानी पहले ये दोनों बैक्टीरिया और आर्किया, इन दोनों के क्या है, कॉमन एंसेस्टर हैं। ये कॉमन एंसेस्टर हो गए यहाँ पर। और फिर आर्किया से एक एवोल्यूशनरी जो है वो लाइनेज निकल रही है किसकी तरफ, ये निकल रही है किसकी तरफ, यूकेरोटा की तरफ। और ये किंगडम कौन सी हो, ये तीसरा जो है वो डोमेन हो गया यूकेरोटा। यूकेरोटा में एनिमल भी आ गए, फंजाई भी आ गए, प्लांट्स भी आ गए, और इसके अलावा ये जो प्रोटिस्टाज हैं सारे के सारे, स्लाइम मोल्ड, और ये भी इसके अंदर आ गए। चलिए, क्लियर हुई यहां तक बात। दूसरा वाला थोड़ा सा आपके लिए वो था कि फाइलोजेनी, बस मैंने आपको इतनी बात याद रखो, फाइलोजेनी क्या होती है, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म का जो है वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं कि वो किस कॉमन एंसेस्टर से इवोल्व हुए हैं, या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म इवोल्व हुआ है, किस टाइम वो इवोल्व हुए हैं, तो वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो हम बनाते हैं, इसको हम फाइलोजेनी कहते हैं। अगर हम बैक्टीरिया और आर्किया की फाइलोजेनी की बात करें, तो बैक्टीरिया और आर्किया जो है वो एक कॉमन एंसेस्टर से इवोल्व हुए हैं। पहले हम ये समझते थे कि आर्किया से बैक्टीरिया इवोल्व हुए हैं, या बैक्टीरिया इनका आपस में इवोल्यूशन एक दूसरे से हुई, ऐसा नहीं है। बाद में जब हमने इनका मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी की, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी देखी, राइबोसोमल आरएनए को देखा, तो पता लगा नहीं, ऐसा नहीं है, ये कॉमन एंसेस्टर से इवोल्व हुए हैं। और उसके बाद फिर आर्किया से ही क्या निकले, आर्किया से निकले ये यूकेरोटा। यही वजह है कि आर्किया के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक यूकेरोटा के मौजूद हैं, और कुछ थोड़े बहुत जो हैं वो किसके मौजूद हैं, बैक्टीरिया के भी मौजूद हैं। यहाँ देख लें, बुक की लाइनें हैं, वो मैं आपको पढ़ के यहाँ बता देता हूँ। द फाइलोजेनी, व्हाट इज फाइलोजेनी, द फाइलोजेनी रिलेट्स अमंग वेरियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फाइलोजेनी। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो आपस में रिलेशनशिप है उसको हम फाइलोजेनी कहते हैं। अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड इन द स्टडी ऑफ फाइलोजेनी ऑफ बैक्टीरिया वाज द रिकॉग्नाइज्ड इन 1977। यानी मेजर जो फाइलोजेनी बैक्टीरिया की जो देखी गई वो मॉलिक्यूलर लेवल पर, वो 1977 में। और डेट आर्किया हैज अ सेपरेट लाइन ऑफ एवोल्यूशनरी डिसेंडेंट फ्रॉम बैक्टीरिया। यानी आर्किया और बैक्टीरिया की, ऐसा नहीं है कि आर्किया और से बैक्टीरिया इवोल्व हुए हैं। आर्किया की एवोल्यूशनरी लाइन जो है वो बैक्टीरिया से नहीं है, या बैक्टीरिया की आर्किया से नहीं है। दिस न्यू फाइलोजेनिक टैक्सोनॉमी वाज बेस्ड ऑन द डिस्कवरी दैट जीन इनकोडिंग राइबोसोमल आरएनए आर एंशिएंट एंड distributed over a lineage of life with little or no gene transfer. Therefore, ribosomal RNA are commonly recommended as molecular clock. यानी हम अक्सर जो फाइलोजेनी देखते हैं उसके लिए हम राइबोसोमल आरएनए को स्टडी करते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर क्लॉक विद reconstructing phylogenic and divide prokaryotes into एवोल्यूशनरी डोमेन, इनटू टू एवोल्यूशनरी डोमेन। ये प्रोकैरियोट्स को कितने एवोल्यूशनरी डोमेन में डिवाइड करती है, दो में। इन दो डोमेन में पहला डोमेन जो है वो यू बैक्टीरिया, और दूसरा क्या हो गया, आर्किया। और उसके साथ तीसरा जो डोमेन होगा वो तो यूकेरोटा का है, तो उनको हम क्या कहेंगे, यूकेरोट्स। एक मिनट, ये लास्ट वाला थोड़ा सा मैं जल्दी में बता गया हूँ। आई वांट टू आस्क क्वेश्चन, कौन बोल रहे हैं ये,
उषा, उसको आप क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें। सर आप अगेन रिपीट कर सकते हैं, बताओ कौन सा वाला पॉइंट रिपीट करूं? फाइलोजेनी रिपीट कर दूं? फाइलोजेनी रिपीट कर दूं? फाइलोजेनी में तो बस इतना याद रख लो कि आर्किया और बैक्टीरिया एक कॉमन एंसेस्टर से इवोल्व हुए हैं। पहले ये समझा जाता था कि आर्किया से बैक्टीरिया इवोल्व हुए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। राइबोसोमल आरएनए को जब हमने स्टडी किया तो पता लगा कि ये जो है वो एक कॉमन एंसेस्टर से इवोल्व है। उषा आप क्वेश्चन पूछ लो। उषा, क्योंकि अभी टाइम खत्म हो जाएगा क्लास का। क्लास का टाइम अभी खत्म होने वाला है, तो जल्दी से क्वेश्चन पूछ लो। क्लासिफिकेशन से कोई क्वेश्चन है क्या? कोई क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है? क्लासिफिकेशन रिपीट काइंडली कर दें, क्लासिफिकेशन को रिपीट कर दूं? अच्छा, तो मसला क्लासिफिकेशन को अगर मैं रिपीट कर दूं तो क्लासिफिकेशन कहते किसको है? अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि क्लासिफिकेशन कहते किसको है, तो क्लासिफिकेशन हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप। ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और सब ग्रुप में जो अरेंज करना है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्लासिफिकेशन। सर ये मैंने नहीं बोला, सर ये मैंने नहीं बोला, ये कोई और है। मैं तो क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, मैं तो क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। तो बताओ ना क्वेश्चन क्या पूछना चाहती हो? यही मैंने सोचा। क्लासिफिकेशन तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सिंपल सी बात है। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। हाँ, तो उषा आप क्वेश्चन पूछें, क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? क्लास का टाइम खत्म होने वाला है।